अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान और भारत की जो जंग बंदी का ऐलान किया गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद वो सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ मुआहदे भी किए जा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने दोनों ममालिक को ये कन्वे किया कि अगर इस जंग को रोका ना गया तो वो तिजारत भी बंद कर देंगे। और साथ साथ अब ये भी उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान और भारत की जो लीडरशिप है इसको एक इशाइये पर बुलाया जाए और दोनों के दरमियान मीडिएशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जितनी एस्केलेशन इस मरतबा हमने देखी, क्या दोनों फ़रीक़ैन इस पर आमादा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में तनकीद भी की जा रही थी इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ओवर रीच का मुजाहरा किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आलमी अमन को मद्देनज़र रखते हुए जो एफ़र्ट्स हैं अमेरिका की, उसमें अपना उनका सेल्फ़ इंटरेस्ट जिसमें कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो भारत को एज अ सिक्योरिटी रिलायंस देखते हैं, तो उस पर क्या अमेरिका की पॉलिसी भी तब्दील होगी? और पाकिस्तान के हवाले से जो सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली है उसको अगर भारत कंटिन्यू करता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगी? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं। शुक्रिया आपके वक्त पर कसूरी साहब। खुर्शीद साहब, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, दहशतगर्दों को हमने टारगेट किया, उसके बाद तो जो प्रेस रिलीज़ भी पहली जारी की गई थी हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उन्होंने ये कहा कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, कोई अग्रेशन नहीं चाहते, और ये एक लिहाज से हमारा राइट इसलिए है कि हमारे शहरियों की जान चली गई है। तो ये रिस्पांस आप कैसे देख रहे हैं इसको कि एक सॉवरेनिटी ब्रीच करने के बाद भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया भारत ने कि पाकिस्तान का एक काइनेटिक मिलिट्री रिस्पांस आ सकता है? नहीं जी, नहीं है तो ऐसे इतनी मासूमाना चीज तो नहीं कह रही, उनको समझ भी नहीं आ रही। पाकिस्तान ने रिपीटेडली कह दिया था कि हमारी पॉलिसी है क्विड प्रो को प्लस, जो तुम करोगे हम उससे ज्यादा करेंगे। ये तो बताया हुआ था कि यदि हमने तो जी उनको किया, उन्होंने हम पे कर दिया। ये तो कोई इस मेकिंग नो सेंस एट ऑल, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर उनको कोई शक होता तो बात है ना, पाकिस्तान ने तो कहा था आप करेंगे तो हम जवाब देंगे। तो ये तो ऐसे ही अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए पता नहीं किसको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ नहीं बनती। उनको पता है कश्मीर का मसला पाकिस्तान बनने के बाद ही 1947-48 से शुरू है और 48-49 में जंग भी लड़ी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले वजीर आजम थे वो ही इस मसले को लेके गए थे सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बात ये तो खैर सेंस नहीं ना बन रहा, वो प्रॉब्ली अपने लोगों को, क्योंकि उनके लोग बड़े सदमे में हैं, तो इसलिए वो। और एक तो ये है, नंबर दो जो डिप्लोमेटिक उनको फेलियर हुआ है यूरोपियन यूनियन से ख़ास तौर पे, और यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा वो अनहैप्पी हैं उससे। इतना सख्त बयान था यूरोपियन यूनियन का कि जयशंकर साहब ने अंग्रेजी में कहा, बाद में तर्जुमा कर दूंगा, यूरोप शुड thinks that is the whole world and the whole world should take interest in its problems, but it doesn't take any interest in world's problems। यानी इसका तर्जुमा यह है, यूरोप समझता है कि उसके मसाइल यानी यूक्रेन में सारी दुनिया जो है उसकी मदद करे, लेकिन जो दुनिया के मसाइल हैं यानी हिंदुस्तान के, उसमें यूरोप को इंटरेस्ट नहीं लेता। और बड़े भिन्ना गए थे, गुस्से में आ गए थे। अमेरिका का तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हुए हैं वहां तो सन्नाटा छा गया दिल्ली में। इसी तरह से चाइना का कोई डाउट नहीं, उन्होंने चौथे दिन कह दिया था वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वो सिर्फ वांग यी साहब फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर भी हैं, इज मेंबर ऑफ द पॉलिट ब्यूरो। तो ये तीनों तरफ से जवाब आ गया है। तो जब वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुए हैं तो शायद इस किस्म के बहाने तराश रहे हैं कि दुनिया को कहें कि हमने नहीं किया, ये तो पाकिस्तान ने किया। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं, क्योंकि उसका पता है कि जितनी जंगें हुई हैं वो कश्मीर पे हुई हैं। और फिर मैंने किताब में भी कहा था, और अब तो एक बढ़ गया है, कि 13 ऐसे मौके आए हैं हमारी तारीख में जब जंग के हम दहाने पे हैं, उनमें से 5 दफा इंक्लूडिंग द लास्ट वन हॉस्टिलिटीज हुई हैं। पहले कारगिल थी लास्ट, अब ये लास्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसी कहानी कहने की बातें हैं। कसूरी साहब, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिएशन थी इस पे भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया भी काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहा था। अर्नाब गोस्वामी ने कहा ये
वही यूजुअल ट्रंप की ओवर रीच है, और हमने तो उन्हें कहा भी नहीं था कि वो इस मामले में पड़े हैं, और नरेंद्र मोदी ने भी उनका जिक्र नहीं किया अपने एड्रेस में। किसने कहा? ये गोस्वामी ने जी, किसने कहा? ये किसने कहा कि हमने किसने कहा? हमने नहीं कहा था। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। किसने कहा है क्या? और छोड़े जी, वो उसको क्या बात करें। मैं समझा किसी इंडियन गवर्नमेंट के बंदे ने कहा। चलिए, मुझे मैं सवाल कर दे हम। ठीक है, इस पे अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरी तो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के जो लीडर्स हैं उनके साथ डिनर किया जाए। ये भी उन्होंने कहा कि जो ट्रेड थी, मैं तो धमकी दे रहा था कि ये ख़त्म कर दूंगा तिजारत, अगर जंग बंदी ना की गई। तो इंडिया की तो $130 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका के साथ। आपको लगता है कि ये कंपेलिंग फैक्टर बन गया सीज़ फायर के लिए? देखिए, एक बात और है इसमें, हमारे लिए तो सच्ची खबर कोई नहीं। क्यों? कि मैं तो फॉरेन मिनिस्टर था, हम तो उस से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अमेरिका से वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, कोई इसका एग्रीमेंट हो जाए। प्रॉब्लम हमारा ये रहा है कि उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। हमें तो बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का ट्रेड बढ़े अमेरिका के साथ। ना हमारे बैरियर्स इतने ऊंचे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इतने ऊंचे हमारे बैरियर्स हैं। बाहर सूरत अगर हैं भी तो हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की इज मच फ्रीयर देन इंडियाज हिस्टोरिकली। फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से अब तक बहुत उनके यहाँ पैरा टैरिफ्स भी हैं, टैरिफ्स भी हैं। एक सिर्फ टैरिफ नहीं है, पैरा टैरिफ्स भी हैं। और वो जो पैरा टैरिफ्स के अलावा कई उनकी पॉलिसीज अजीब व गरीब हैं जो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। जो इसलिए मुझे इसका ज़ाती तजुर्बा है कि जब पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे भी थे और हम ट्रेड कर भी रहे थे, उस वक्त भी जब पाकिस्तान की चीज़ें जाती थीं, आइटम्स जाते थे हिंदुस्तान, तो उन्हें क्लियरेंस में बड़े मसाइल होते थे। इसीलिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको कहा था कि इंडिया इज द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको प्रॉब्लम वाकई होगा। आप देखते हैं ट्रंप साहब अगली दफा क्या कहते हैं, लेकिन उनका रोल बिल्कुल मुनासिब रहा है कि इस एक जमाने में इनके जो पेशरो थे प्रेसिडेंट क्लिंटन, उन्होंने भी कहा था कि इट्स द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल। साउथ एशिया, ये जो कश्मीर के इशू पे है, तो अगर ये कह रहे हैं तो ये तो कन्वेंशनल विजडम है, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को जेन में बड़ी देर से है कि ये इस पे जंग छिड़ सकती है। बिल्कुल। और दो न्यूक्लियर ममालिक में जंग की बात करना बहुत बेवकूफ़ी है, लेकिन इसीलिए वो घड़ी घड़ी कह जा रहे हैं। सिंतास मुआहदे पे इसाक डार ने यह कहा कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी जारी रही तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो। मूविंग फॉरवर्ड, आपको लगता है कि ये जो कशीदगी है ये अब न्यू नॉर्मल बन जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है? ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र भी कर दिया, तो नहीं, न्यू नॉर्मल से उनका मुराद यह है कि वो जो कोई अटैक होगा वो उसको ये समझेंगे, यानी कि 4 बंदे मर जाएं, 8 मिल जाए, 10 में मर जाए, एक मुसीबत में हिंदुस्तान को फंसा दिया उन्होंने। अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है, he's driven himself into a corner। ठीक, इतनी बुरी तरह से फंसे हैं कि आज इंडिया के जो मेन राइटर्स हैं उनमें मैंने 2-4 को पढ़ा है, वो करें इससे बड़ी तो हिमाकत कोई नहीं कि क्या हिंदुस्तान दुनिया को यह बता रहा है कि 6 बंदे बनेंगे तो दोनों न्यूक्लियर पास में जंग हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तो पॉलिसी है कि वो हर एक का जवाब देगा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी पब्लिक जो इतनी शौक में आई है उसका कुछ उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है एज अ पॉलिसी। तो ये बिल्कुल बैंकरप्ट पॉलिसी है जो कि इंडियन जो लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी मैटर्स में, वो खुद हैरान है इनके डिक्लेरेशन। बिल्कुल, और ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करने के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सोशल मीडिया पर बनने वाला बयानिया पाक भारत कशीदगी को लेकर तमाम शहरियों पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हों या उस पार हों। और हाल ही में होने वाला एक शो जो PS मॉर्गन ने होस्ट किया, पाकिस्तान की तरफ से पॉडकास्टर शहजाद गयास शेख उसमें शामिल थे, और हिना रब्बानी खर मौजूद थी, इंडिया की तरफ से बरखा दत्त मौजूद थी, और साथ साथ रणवीर अलाबादिया जो एक पॉडकास्टर हैं। इस डिबेट में जो सोशल मीडिया सारिफीन थे उन्होंने तनकीद पाकिस्तान की तरफ से ये की कि एक तो
जो वक्त मिलना चाहिए था अपना मौक़िफ़ देने के लिए, वो पीएस मॉर्गन ने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को नहीं दिया, और भारतीय पैनलिस्ट की तरफ से जो माजी के वाक़यात कोट करके पहलगाम को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, जो अग्रेशन इंडिया ने दिखाया, इससे जो बायस है वेस्टर्न मीडिया का वो भी साबित होता है। लेकिन इस सब के बावजूद शहजाद गियास के जो रिस्पॉन्सेस थे उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये रिस्पॉन्सेस उन्होंने बज़ाते ख़ुद किस तरह से परसीव किए और क्या उनको यही एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोग्राम से, इस पर बात करने के लिए शहजाद गियास शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस नामी पॉडकास्ट को वो होस्ट करते हैं और आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन कह दें तो गलत नहीं होगा। शहजाद, सबसे पहले तो जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और ये जो हमने देखा पीएस मॉर्गन के शो में आपने जो शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन जब आपको बुलाया गया इस पैनल के ऊपर तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कीपिंग इन व्यू के पीएस के जो सारे शोज़ होते हैं उसमें कोई डिस्कोर्स से कम ज़्यादा बिलिटल करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, जिस तरह हमने देखा है कि वो फार राइट से या फिर इस तरह का पैनल बनाता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बहस हो सके और एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स हो सकें। तो जब आपको पता चला कि रणवीर अलाबादिया आ रहा है या फिर बरखा दत्त साहिबा आ रही हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि कोई सीरियस डिस्कोर्स होगा और यू सॉ इट कमिंग कि यही होगा जो हुआ? अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, आपके और आपके देखने वाले को। देखें, हमें अक्सर लगता है कि अगर गोरी चमड़ी कोई चीज़ कर रही है तो वो हमसे बेहतर होगी। पियर्स मॉर्गन का शो एक ग्लोरीफाइड अर्नब गोस्वामी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इजराइल फ़लस्तीन की जिसने पूरी कवरेज देखी होगी, वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट वॉर इज़ गुड फॉर बिजनेस। आपने देखा होगा कि जिस तरह जब सीज फायर हुई तो अर्नब गोस्वामी और गोदी मीडिया का एक मेल्ट डाउन हुआ, क्योंकि उनको नज़र आया कि हमारी रेटिंग्स गिर रही हैं। एक वक्त जब खबरें चला रहे थे वो कि कराची इज डिस्ट्रॉयड, इस्लामाबाद इज डिस्ट्रॉयड, उस पे उनको शर्म करने के बजाय, सर झुकाने के बजाय उन्होंने पोस्ट किया कि ये हमारी रेटिंग्स कितनी हाई थी इस वक्त। तो हमें लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या इंडिया का जो गोदी मीडिया है वही ऐसी हरकतें करता है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। तो मुझे मालूम तो था कि कुछ सहलहाज गुफ्तगू तो पियर्स मॉर्गन से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। जब उन्होंने मुझे इनिशियली अप्रोच किया था, मैंने इसी बात से यही कहकर थोड़ी माजरत की थी कि अगर शाउटिंग मैच होगा तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। तो शायद इसी वजह से मेरे से पैनल छुपा कर रखा था, मुझे बिल्कुल ही आखिरी रात को पैनल बताया। अच्छा। तो उसके बाद जब हिना रब्बानी खर और बरका दत्त गुफ्तगू कर रही थी तो मैं वेटिंग रूम में था उस वक्त। जब मैंने वो गुफ्तगू का लेवल देखा तो अगर मेरे खदशात थे वो यकीन में बदल गए कि यहाँ पर कोई सहलहाज बात नहीं होगी, तो फिर उनको उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह वो सवाल पूछ रहे हैं। और सबने, पूरी दुनिया ने देखा कि पियर्स मॉर्गन का एक क्लियर बायस था, एक उनकी कोशिश थी कि लोगों को गुस्सा दिलाकर कोई रिएक्शन आए, कोई साउंड बाइट आए। और जो मैंने साउंड बाइट दिया, आप देखेंगे पियर्स मॉर्गन की टीम ने वही चीज़ ट्विटर पे चलाकर उसी कैप्शन के साथ, जिसमें एक लफ्ज़ है जो हम पाकिस्तानी टेलीविजन पे ले भी नहीं सकते, तो वो भी रेटिंग्स चाहते हैं, वो भी क्लिक बेट चाहते हैं, वो भी उसी तरह शो डिज़ाइन करते हैं जिस तरह में भी द वर्स्ट ऑफ पाकिस्तानी और इंडियन टेलीविजन। अच्छा, बरखा की इंक्लूजन तो चले हम कह सकते हैं कि उनका एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है या फिर उन्होंने काम किया हुआ है, नैरेटिव जो भी है वो तो सब ने देख लिया, वो लोग डिसाइड करेंगे। रणवीर की जो मौजूदगी थी उस पैनल पे, डिड इट सरप्राइज यू? इट डिड नॉट सरप्राइज मी कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेटिंग्स की दौड़ है। हम अगर अक्सर पाकिस्तानी शोज भी जब ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा हमें मेहमान चाहिए, वो इस बेसिस पर नहीं होता कि इसने यूनिवर्सिटी में कहाँ पेपर लिखा है, इसने कहाँ पीएचडी की है। आप जैसे जो कुछ होस्ट हैं जो ये कोशिश करते हैं, जो खुद पढ़ते हैं, आप कोशिश करते हैं कि ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएं जो आपको रेटिंग्स दे। विमेंस इश्यूज हों, फेमिनिज्म की बात हो, औरत मार्च हो, सब खलील रहमान कमर को फोन करना शुरू कर देते हैं। तो रणवीर अलाबादिया क्योंकि इंडिया के एक टॉप पॉडकास्टर है, मेरे ख्याल से नंबर 1 वो ही है, मिलियंस में उनको व्यूज आते हैं, तो इट केम एज जीरो सरप्राइज टू मी। जिस तरह वो प्रेजेंटेशन बनाकर आए थे वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट उनको बुलाना मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। अच्छा, और इस पर जो पीएस मॉर्गन के सवालात की एंगलिंग थी वो आपको लगता है कि उसमें भी कोई इनहेरेंट बाइस था? जिस तरह उन्होंने पहला सवाल गालिबन जो हिना रब्बानी खर से किया, उन्होंने ये कहा कि 26 लोगों के मरने के बाद जो कि हिंदूज थे, इंडिया को क्या रिस्पांस देना चाहिए था। ही डिड नॉट आस्क कि इसका सबूत क्या हिंदुस्तान ने फराहम किया, सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट से ये पूछ लिया कि ये चीज़ एक हो गई है, आप पे इल्ज़ाम लगाए और रिस्पांस क्या होना चाहिए था इंडिया का। डिड यू सी अ क्लियर बाइस? मुजम्मिल, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि मीडिया जिस तरह से नैरेटिव कंट्रोल करता है। आप अक्सर वो पोस्टमैन की किताब हो या वो
हम हमारे जो फेवरेट है नोम चोम्स्की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट किताब हो। मीडिया का काम ही होता है नैरेटिव कंट्रोल करना। हमने इसराइल फ़लस्तीन में भी देखा कि पियर्स मॉर्गन का हर सवाल यहीं से शुरू होता था कि डू कंडेम हमास, डू कंडेम अक्टूबर 7। जिस तरह तारीख शुरू ही अक्टूबर 7 से होती है, उससे पहले जो 75 साल का ब्रूटल ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीन का वो डिलीट हो जाए। तो इसी तरह जो लोग शो देखेंगे वो देखेंगे कि एजेंडा और नैरेटिव सेट ही बरका दत्त ने किया। पियर्स मॉर्गन ने कोई सवाल भी एज सच बरका दत्त से नहीं पूछा, उनको टाइमलाइन सेट करने दी, उनको सीक्वेंस सेट करने दिया, उनको नैरेटिव सेट करने दिया। उसी तरह उन दोनों ने मिलकर हिना रबानी खर को कॉर्नर करने की कोशिश की कि या तो आप लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को बोलें, अगर आप नहीं बोलेंगी तो आप भी टेररिस्ट हैं, आपका मुल्क भी टेररिस्ट है, आपके मुल्क में हर रहने वाला भी टेररिस्ट है। और मेरे ख्याल से उसको साइड स्टेप करके हिना रबानी खर ने डिग्निटी भी दिखाई, पॉइस भी दिखाई, ग्रेस भी दिखाई, एक्यूमन भी दिखाया कि वो उनके ट्रैप में नहीं आई। जिस चीज को वो लोग डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से इट वाज हिना रबानी खर रिजेक्टिंग देयर फ्रेमिंग ऑफ द एंटायर आर्गुमेंट एंड ऑफ व्हाट हैपेंड। एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि पियर्स मॉर्गन ने हिना रबानी खर को बोला कि व्हाट अबाउटरी है कि जब आप जाफर एक्सप्रेस की बात करते हैं, क्योंकि हम पहलगाम की बात कर रहे हैं और ये मुझे गुस्सा आ रहा है कि आप व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। उसके बाद 20 मिनट उसामा बिन लादेन की गुफ्तगू की रणवीर ने भी और बरका दत्त ने भी, वो पियर्स मॉर्गन को व्हाट अबाउटरी नहीं लगी। तो एक आदमी जो 10-15 साल से मर चुका है वो रेलेवेंट है पहलगाम के लिए, लेकिन जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ वो रेलेवेंट नहीं है पहलगाम के लिए। तो बायस तो वाज क्लियर फॉर एवरीवन टू सी। अच्छा, एयर टाइम में भी डिस्पैरिटी थी। बीबीसी का जो आर्टिकल, वैसे तो ग्लोबली कवरेज हुई इस शो की, और चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो या और मीडिया आउटलेट्स हो, उन्होंने कवर किया इस इंटरव्यू को। बट बीबीसी का जो आर्टिकल था उसमें ये कहा गया कि बहुत से सारिफीन, सोशल मीडिया यूज़र्स ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि बरखा ने जब पहला टेक अपना लिया टेररिज्म पे बात करते हुए, तो शी वॉज अनइंटरप्टेडली स्पीकिंग, उसको कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन हिना रबानी खर के सवाल में बार बार एक ओवरलैप आ रहा था, उनको रोका जा रहा था। तो एयर टाइम भी आपको लगता है कि जस्टिफाइड नहीं मिला? मेरे से कम तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं मिला। प्लस इसमें गलती तो नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से हमने हमारे मुल्क को अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया, क्योंकि जो लोग बैरून मुल्कों से भी देख रहे थे उन्होंने यही बोला कि पाकिस्तानी जो हैं वो काम हैं, कंपोज हैं, पॉइज है, ग्रेस है। तो एक तो पियर्स मॉर्गन के इंटरजेक्शंस थे जिससे मैं बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ कि उन्होंने हमें इंटरजेक्ट किया, उनको नहीं किया। दूसरी तरफ बरका और रणवीर के भी इंटरजेक्शंस थे कि जब हम, वो लोग बोल रहे थे हम सुन रहे थे, पर जब हम बोल रहे थे वो कह के लगा रहे थे, शक्लें बना रहे थे, बिल्कुल ही क्लाउन शो बना दिया था उन्होंने। आपकी जो भी राय हो किसी भी टॉपिक के बारे में, एट द एंड ऑफ द डे हिना रबानी खर इज द एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। रणवीर अलाबादिया एक जिम ट्रेनर थे जो यूट्यूबर बन गए हैं। हिना ने सिर्फ इतना बोला था पाकिस्तानीज आर ऑनेस्ट पीपल, और उस पर जिस तरह रणवीर ने कहका लगाया, मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं अपने मुल्क को एम्बैरस किया है ये हरकत करके। अच्छा, इसके अलावा जो द ओनली थिंग दैट हैज़ गॉन डाउन फास्टर देन अ राफेल इज़ बरखास क्रेडिबिलिटी, ये पंच लाइन्स जो बड़ी आपकी फेमस हो रही हैं, ये रिहर्स की थी पहले या हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गई आपसे? देखिए, जिस तरह पीएफ एयरफोर्स भी जब जहाज में बैठ जाता है फिर वो नहीं देखता कि आगे उनके कौन आ रहा है, वो गिरा कर ही आता है। तो मैं भी जब हॉट सीट में बैठ गया था उसके बाद मैंने आगे पीछे नहीं देखा और फायर वाले बटन पे फायर ऑन रखा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हिना रबानी खर और बरका दत्त की गुफ्तगू शुरू ही हुई थी तो मैं वेटिंग रूम में था, तो मैं सुन रहा था। तो थोड़ा थोड़ा जिस तरह आपको देखने वालों को गुस्सा आ रहा था, उस वक्त मुझे भी गुस्सा आ रहा था। अगर कोई रेसलिंग फैंस हैं तो वो टैग टीम मैचेस में ऐसे होता है ना कि आप देख रहे होते हैं कि दोनों डबल टीम कर रहे हैं और आप वेट कर रहे होते हैं कि मुझे टैग इन करो। तो उस वक्त रफाइल वाली लाइन आ गई थी। बाकी जो लाइंस हैं वो ऑब्वियसली आई वाज रिस्पोंडिंग टू व्हाट वाज बीइंग सेड। मुझे तो नहीं पता था रणवीर पिक्चर्स लेकर आ जाएंगे, तो वो आमद थी उसी वक्त। शादाद, वैसे ये कभी सोचा था, बिकॉज यू आर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एज वेल, लेकिन शुरू से आपने जो एक कहना चाहिए कि वो नैरेटिव जो कि पॉपुलर नैरेटिव नहीं है, उसके ऊपर बेस करके अपना कंटेंट बनाया शुरू से, चाहे वो पीटीआई का दौर हो या उसके बाद जो सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई। यू वर ऑलवेज क्रिटिसाइज फॉर योर स्टैंड पॉइंट्स ऑन पॉलिटिक्स या जो सोसाइटी पाकिस्तान की एट लार्ज है। बट अब आकर एक जो पोलराइजेशन थी आपके व्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिहाज से, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एक जनरल एक्सेप्टेंस है, जिस तरह से शो में जाके आपने पाकिस्तान का नैरेटिव पुटअप किया, ये सरप्राइजिंग है आपके लिए? सर, ये मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर होता है। सच बोलने वाला कभी किसी माशरे को पसंद नहीं आता। तो सच जब आपके हक में हो तो सच बोलने वाला आपको अच्छा लगने शुरू हो जाता है। सच जब आपके खिलाफ जा रहा हो, जो आपके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं उनमें कंफर्म ना करे, तो आपको सच बोलने वाला बुरा लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सच बोलने की या सच बोलने वालों की ऑल ऑफ अ सडन एक्सेप्टेंस हो गई है। ये बस एक हसीन इत्तेफाक है कि आज का जो सच है
वो पॉपुलर भी है और वो भी है जो मैं बोल रहा हूँ। कल का जो सच होगा वो पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं होगा। तो मैंने जो 5 साल गुफ्तगू की है या मेरी जो राय है उसमें 1% 1% का भी फर्क नहीं आया है। ना मैंने पहले ऑडियंस को पैंडर किया, ना मैंने आज ऑडियंस को पैंडर किया। इंडिया से भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, जिससे मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जो फार राइट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में है, अगर अपनी जान जोखिम में डालकर उसके खिलाफ मैंने गुफ्तगू की है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ गुफ्तगू की है, तो जब यही काम इंडिया में हो रहा है, वो बस इस्लाम का नहीं हिंदुत्व का नाम लगाकर वही हरकतें कर रहे हैं, तो कैसे मैं उसके हक में ये बात कर सकता हूँ। तो लोगों को ये अच्छा था कि आप किसी ऑडियंस को पैंडर कर रहे हैं। देखें, जो सच बोलने वाले होते हैं वो ऑडियंस देखकर सच नहीं डिसाइड करते। सच सच होता है और फिर सुनने वाले को फैसला करना होता है कौन सा सच उसको पसंद है और कौन सा सच उसको नहीं पसंद। चलें, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं। ये जो रिसेंटली हमने देखा है, चाहे वो पीएस मॉर्गन के शो की बात कर लें या नरेंद्र मोदी के अपने एड्रेस की बात कर लें या जो जनरल डिस्कोर्स है इंडियन मीडिया पे, वो यही है कि चूंकि एक बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, पहले कुछ चीज़ें आपने की थी, इस मरतबा भी आपने ही की होंगी। ये बैगेज ऑफ हिस्ट्री वाला जो आर्ग्यूमेंट है, इसको तो इतना इंटरनलाइज कर लिया है लोगों ने कि चाहे वो उसामा बिन लादेन की बात जो आपने खुद पहले की कि कई साल पहले का एक वाक़या है, या फिर दीगर जो वाक़या जिसमें मुंबई अटैक्स है, उड़ी अटैक्स है, उन सब के रेफरेंस दे के इस अटैक की स्क्रूटनी करना ही लोग भूल जाते हैं। तो ये किस तरह से इस डिस्कोर्स को हम ब्रेक इन करें जो हिंदुस्तान में हो रहा है। मैंने तो ध्रुव राठी की भी आज वीडियो देखी है और वो कह रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालने के लिए कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे यही फ़र्क लगता है कि जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन होती है या पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू ऑपोजिशन की जाती है, उसमें हमने पिछले 2 साल में भी देखा कि तफरीक नहीं की गई है। आप और मैं प्रिंसिपली अपोज करते हैं कि जो इकोनॉमिकली बुरे डिसीजन लिए गए हैं या जो आपने एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया है, पर उसका हमारा ये मकसद नहीं होता कि IMF की डील रुक जाए या फ्लड में जो मुतासरीन हैं, जो मर रहे हैं, उनको एड ना मिले ताकि नुकसान हो। कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर रियासत और मुल्क में फ़र्क नहीं करते, तफरीक नहीं करते। उनको कुछ शख्सियात से मसला होता है, तो उस शख्सियात को जो भी चीज़ हर्ट करे उसको वो चीज़ प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ध्रुव राठी की वीडियो तो नहीं देखी, जाहिर सी बात है एक जंग का माहौल है, तो पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म, उभावर होना, जागना, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम नॉट गोना ब्लेम हिम फॉर दैट। एज फार एज द बैगेज ऑफ हिस्ट्री इज कंसर्न, मुझे कोई उर्दू में एक मुहावरा है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। मुझे मुल्क, पूरी दुनिया, आलमी दुनिया में कोई मुल्क बता दें जो दूसरे मुल्क में इंटेलिजेंस नहीं करता, जो दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करता। पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, इंडिया ने शवाहिद पेश किए हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है कश्मीर में। मैं ना इसको डिनाई कर रहा हूँ, ना मैं इसको कंडोन कर रहा हूँ, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अगर मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी की है तो ये सही है, हमें यही करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इंडिया ने भी की है, ताली 2 हाथ से बचते हैं। अगर हमने मुल्कों को टेररिस्ट स्टेट इसी बात पे लेबल करना है कि आपके मुल्क में टेररिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अमेरिका से ज़्यादा टेररिज्म किसी ने नहीं प्रमोट किया। CIA के सालों साल डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देख लें कि आधी दुनिया के मुल्कों में उन्होंने जा के गन्स दी हैं लोगों को, मिलिटेंसी सपोर्ट की है, टेररिज्म सपोर्ट किया है। सीरिया में आज जिसको जश्न मना रहे हैं, टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर बोल रहे हैं ये हीरो है, ये 6-8 महीने पहले US मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट पे था। तो सुबह उठते हैं तो आप वो टेररिस्ट जो है आपका, वो आपका हीरो बन जाता है। इसी तरह पहले वो मुजाहिदीन थे, फिर वो एनिमी हो गए, अब उन्हीं को गवर्नमेंट मानकर अमेरिका ही गया है। तो बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, ऑफ दिस वॉर ऑन टेरर विद अफगानिस्तान नेक्स्ट डोर एंड अमेरिकाज एवर चेंजिंग पॉलिसी, इट इज अनडिनाइबल कि पाकिस्तान में जो है, स्पेशली हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से ख्वाजा आसिफ को वो जाकर स्काई न्यूज पर नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, बट वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ग्लोबल जिहादिस्ट टेररिज्म जो है ये इंडिजिनस टू पाकिस्तान नहीं है। ये किताबें अमेरिका में छपी गई, ज़ियाउल हक ने खैबर पख्तूनख्वा में बांटी ताकि वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स बने और अमेरिका की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तानी जाएं, शहीद हों, मरें, जिसके बदले में पाकिस्तान में डॉलर्स आएं। ये हमारी फेल्ड पॉलिसीज हैं, बट इसको जवाब बनाकर अगर कोई मुल्क पाकिस्तान को बॉम्ब कहेगा उसके हम खिलाफ खड़े होंगे। ठीक है। और एंड लास्टली, ये जो फेक न्यूज़ का एक अंबार हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडियन मीडिया के ऊपर एक पूरी कैंपेन चली कि पाकिस्तान के बहुत से सिटीज़ वाइप आउट हो चुके हैं और स्टूडियोज़ में सायरन्स बज रहे हैं, जिसके ऊपर रोकना पड़ा इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी कि ये सब ना करें आप।
कैसे इससे नेविगेट करे एक आम शहरी, उसके लिए क्या आपका मैसेज होगा? क्योंकि दूसरी साइड पे मैं देख रहा हूँ अब इतना प्रेवलेंट नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर रेडिएशन आ गई है और न्यूक्लियर मटेरियल लीक हो रहा है और अक्सर विलेजेस जो हैं वो खाली करवा ली हैं। ये सब कहाँ हो रहा है किसी को पता नहीं है। हाउ टू नेविगेट थ्रू दीज टाइम्स जिसमें इतनी फेक न्यूज़ है कि डबल चेक करते हुए सहाफ़ियों को भी, आपकी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को भी मुश्किल हो रही है। तो एक आम शहरी का क्या ही हशर होगा? सर हम तो कराची वाले हैं, अगर तूफान आता है तो हम समंदर का रुख कर लेते हैं। तो अगर यहाँ कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होती तो आप देखते कि बन कबाब और पकोड़े के स्टॉल लग जाते कि आओ आओ न्यूक्लियर रेडिएशन देखो। तो ट्विटर पे जो रिप्लाईज हैं, अगर आपकी टीम ढूंढ ढूंढ के भी निकाल ले, तो जिस ट्वीट ने क्लेम किया था कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो रही है, उस पे जो लोगों ने रिप्लाईज किए हैं वो देख सकते हैं सब। देखें, न्यूक्लियर रेडिएशन जो होती है जब चेर्नोबिल में हुई थी वो वेस्टर्न यूरोप में पहले डिटेक्ट हुई। उन्होंने बताया कि ये चेर्नोबिल में हुआ है जब सोवियत यूनियन उसको छुपाना चाह रही थी। न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो बॉर्डर पे आके ये नहीं रुक जाती कि हमारे पास वीज़ा नहीं है। तो जितना करीब 100 किलोमीटर की रेंज में इंडिया ने बॉम्ब किया था, अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होती इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है पाकिस्तान छुपा रहा है, वो जो गीगा काउंटर्स होते हैं, गीगा मीटर्स होते हैं, आप बॉर्डर पे यूं लेकर खड़े हो जाएं, आपको न्यूक्लियर रेडिएशन अगर मिल जाए उसको एविडेंस हमें प्रेजेंट कर दें। इतना मजाक नहीं होता न्यूक्लियर रेडिएशन, उसके इफेक्ट्स हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपकी प्रोडक्शन टीम शायद मेरे से नाराज हो जाए, बट फेक न्यूज से अगर लड़ना है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी देखना छोड़ दें। स्पेशली इंडिया के लोग जिनको आज नरेंद्र मोदी ने टीआरटी भी बैन कर दिया है, चाइना और अरब की भी कुछ पब्लिकेशन बैन कर दिए हैं, वेबसाइट बाहर तो पहले बैन कर दिया है। नजम सेठी ने अभी ट्वीट किया है कि करण थापर के ऊपर एफआईआर हो रही है। तो वो जो फहमीदा रियाज की बात है ना कि यार तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले, तो आज इंडिया को देख के हमें यही लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले। फेक न्यूज से लड़ने का यही तरीका है कि टीवी बंद करें, फोन बंद करें, चैन से सोएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर डिफेंडिंग द केस ऑफ पाकिस्तान कूल हेड। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान मुबारक से पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि ईद के बाद एक तहरीक चलाई जाएगी जो कि बहुत सी पार्टीज़ पर मुहित होगी, लेकिन वो तहरीक तो ना चल सकी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कह दिया कि मुल्क में सियासी जंग बंदी की वो अपील करते हैं और एक नेशनल डायलॉग का आगाज़ किया जाए। ऐसे में सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ की जो कंसेंसस है वो तहरीक चलाने के ऊपर है, बातचीत करने के ऊपर है, और ये बातचीत किससे होगी? इस्टेब्लिशमेंट से होगी, हुकूमत से होगी? बड़ा सवाल है। और साथ साथ ये कि हुकूमत जो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स IMF का प्रोग्राम हासिल करने समेत अचीव कर रही है, क्या उससे ये जो पोस्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की पॉपुलैरिटी है हुकूमत की, इसने क्या तहरीक इंसाफ की अपोजिशन को डैमेज नहीं किया? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जो सियासी जंग बंदी है ये भी कर ली जाए, एक नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए। तो ये तो उस सारे डिज़ाइन के बिल्कुल अपोजिट है जो तहरीक इंसाफ अनाउंस कर रही थी कि हम तो अब गेयर स्विच करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल आप मुझे पिछले 6, 8, 10, 12 महीने से नहीं सुनते रहे। मैं तो हमेशा मेरी पोजीशन ये रही थी कि जी एट द एंड ऑफ द डे हमें टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत ही करनी है। आई हैव बीन अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ डायलॉग। शाह साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल हमें एक रास्ता निकालना चाहिए कि जी बातचीत के जरिए मसाइल जो है वो हल किए जा सके। जहाँ तक हमारे पीसफुल एजुटेशन की बात है, तो वो पीसफुल एजुटेशन हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है, आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। अनफॉर्चुनेटली PTI को एक एक्सेप्शन बनाया गया है। PTI को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त आप जानते हैं नहीं दी गई, और हमारा प्लान तो वो मौजूद है, लेकिन बेहतर यही होगा कि मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए बात को आगे बढ़ाया जाए और म्यूचुअल एक्सिस्टेंस जो है, म्यूचुअल टॉलरेंस जो है, इसकी स्पिरिट की बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जाए। तो इस पर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो तो कुछ इस तरह के हैं कि जिस तरह से हुकूमत का अब करंटली आप एक पोस्चरिंग देखें तो ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो एक पॉपुलैरिटी आपको दिखाई देती है। सोशल मीडिया, चूँकि आप भी उसी को एज अ मैट्रिक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तो नाक़दीन काफ़ी हद तक खामोश हो चुके हैं फ़िल वक्त। तो डायलॉग की पोजीशन में हुकूमत क्यों आएगी जब वो वल्नरेबल फील ही नहीं कर रही?
हुकूमत के पास तो कोई ऐसी ताकत है ही नहीं कि जो उनके साथ डायलॉग जो है वो सीख किया जाए या उनके साथ डायलॉग किया जाए। भाई ये तो हम कोशिश कर चुके हुए हैं, पहले भी आपके सामने है, हमने तकरीबन 5-6 हफ्ते ज़ाया किए थे इनके लिए। ये तो सिर्फ हमारा जो नेगोशिएटिंग टीम की उसकी खान साहब के साथ 7 दिन की कोशिश के बावजूद मीटिंग भी नहीं ऑर्गेनाइज कर सके। इनके पास कुछ नहीं है मेरे भाई। आई थिंक आप सब लोग जो बैठे हुए हैं टेलीविजन के ऊपर माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, आप कम से कम एक चीज जो है वो रियलाइज कर लें दैट दिस गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ पपेट। अच्छा। ये एक पिग्मीज हैं जो कि बैठे हुए हैं और ताकत इनके पास नहीं है, ताकत कहीं और है। सो बातचीत के लिए जब भी कोई प्रोडक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म की गुफ्तगू जो है वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो सकती है और उन्हीं के साथ होगी जब भी होगी। इनके पास कुछ नहीं है देने को, तो इनके साथ तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है मेरे भाई। बाकी रहा कि मामलात को आगे इसी बातचीत के जरिए ही, और ये जो आपने कहा है कि जी चुप हो चुके हुए हैं, ये एक वक्ती तकाजा है बिल्कुल, क्योंकि आपको याद है जब ये मसला शुरू हुआ था इंडिया के साथ तो पीटीआई पॉसिबली वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने एक स्टेटमेंट इशू की थी कि हम आर्म फोर्सेस के साथ, मुल्क के साथ, रियासत के साथ और आर्म फोर्सेस के साथ खड़े। और हमारी सोशल मीडिया टीम ने भी जो रोल प्ले किया है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये एक परमानेंट फीचर नहीं है, ये एक ट्रांजिटरी फेज है, और जब ये फेज इस फेज के दौरान अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होती, अगर मसाइल के परमानेंट हल की तरफ जो है इंटरनली नहीं बढ़ा जाता, तो ये फेज खत्म हो जाएगा दोबारा से। वही हम नहीं चाहते कि वो शुरू हो। और ये भी आप लोगों ने देख लिया है, हम सब ने देखा है कि जो इंटरनल यूनिटी है वो एक मेजर फैक्टर होता है। कौम और रियासत की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है इंटरनल यूनिटी में, और वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए इंटरनल यूनिटी, बल्कि अमन के वक्त में भी वो इंटरनल यूनिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर जो रियासत आगे बढ़ सकती है, रियासत आगे तरक्की कर सकती है, उसके बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। तो एज पर यू इंटरनल यूनिटी इस वक्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट के जमाने में तो डेफिनेटली उसमें पीटीआई का रोल जो मैंने खासकर आपको हाईलाइट किया है वो आपके सामने है, वो इंटरनल यूनिटी। क्योंकि जब देखिए हम सब मुल्क की वजह से या रियासत की वजह से, अगर रियासत को कोई थ्रेटन करेगा तो हमारा जो कंटेंशन है वो वही है कि हम रियासत के साथ करें। हम वो लोग जो कि रियासत को डिफेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेज, हम उनके साथ करें, इस बारे में कोई दो राय आ रहा नहीं है। लेकिन ये मामला जो है ये आगे बढ़ने चाहिए, एक परमानेंट हल की तरफ बढ़ना चाहिए। परमानेंट हल जो है वो बातचीत के जरिए हो सकता है, वो लड़ाई झगड़े से नहीं। लेकिन वो आपसे वो शिकवा ये है ना, जिस तरह अता तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया, इमरान खान भी मेरे लिए इस वक्त वैसे ही हैं जैसे नवाज शरीफ हैं। जवाब में उमर अयूब साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुज़दिल कह दिया, और ये कह दिया अलीमा खान साहिबा ने कि ये फिक्स्ड मैच था। रेसिप्रोकेट तो नहीं किया आपने जो हुकूमत ने एक गुडविल दिखाई। देखिए, इसके अलावा आप दर्जनों और हमारी स्टेटमेंट्स देखिए जो कि पीटीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं, उनको पढ़ लीजिए, उसमें देखिए कि क्या है, सारा कुछ है। लेकिन एक चीज बहुत बिल्कुल क्लियर है, और मैं भी उसको मजबूर हूँ उसको बयान करने के ऊपर, कि 4-5 दिन टोटल खामोशी क्यों तारी। नवाज शरीफ साहब कहाँ थे, मरियम नवाज साहिबा कहाँ थी, आज भी हमने अपने नैरेटिव में ये इंक्लूड किया है, वो कहाँ थे, क्यों उन्होंने आज तक मोदी को कंडेम नहीं किया। क्या सज्जन जिंदल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उनके जाती बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पाकिस्तान का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सवालात तो इंसान के ज़हन में, वो आदमी जो कि सोचता है उसके ज़हन में आते हैं। आज तक जब कि आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई मोदी की क्रिटिसिज्म नहीं आया, कोई उसका इंडिया का क्रिटिसिज्म नहीं आया। और आज ये एक मतलब एक क्या मैं कहना चाहूँ, कोई लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करना चाह रहा, कोई गलत किस्म, लेकिन लाफेबल किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में ये सारा ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मिसाइल भी बनाए थे, याद होगा ना आपको मुजम्मिल साहब, वो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात जो की थी उन्होंने। ये क्या रिडिकुलस किस्म की गुफ्तगू करते हैं ये लोग, इनका दिमाग नहीं है क्या, ऊपर वाली मंजिल इनकी खाली है कि जी हम मान ले कि जी नवाज शरीफ की सुपरविजन में ये तमाम ऑपरेशन हुआ है। नवाज शरीफ के मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकला इन सारे दिनों में। मरियम नवाज जो है वो मम हो गई हैं। और इस पे ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं लेकिन हुकूमत के, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ऑर्गेनाइजेशन ने आज ये रिपोर्ट की है कि 2 साल की जो मुआशी कारकर्दगी है, मिरेकलस कोट अनकोट, $2 अरब का प्रोग्राम भी मिल गया IMF से। सो शॉर्ट टर्म टारगेट तो वो सारे अचीव करते जा रहे हैं। वो जो मुआशी बदहाली का नैरेटिव था, इंटरनेशनलाइज तो नहीं हो रहा। कब तक आप कर्जों के ऊपर मुल्क चलाएंगे? हर गुजरते दिन के साथ आपका कर्जा बढ़ रहा है, वो पे करना है। और आप इस सिचुएशन में जिस वक्त इस वक्त मुल्क है,
तो ये एक इकोनॉमिक कैप्टिव मुल्क जो होता है वो वल्नरेबल हो जाता है। हम एक वल्नरेबल रियासत है, हम एक सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट रियासत नहीं है। जब तक हम इकोनॉमिकली सॉवरन नहीं होते, हम फिजिकली सॉवरन नहीं हो सकते। हम एक वल्नरेबल रियासत है। ठीक। तो ये वो सिचुएशन है मेरे भाई। ये नहीं है कि जी आपको 2 बिलियन मिले तो आपने कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट बता दी, आपको 2 बिलियन और मिल गए तो कुछ और आपने पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखा दी। इस मुल्क के गरीब आवाम कहां रुल रहे हैं? क्या उनके बारे में कोई सोचता है? ठीक। क्या उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद आपका पीएसडीपी जो है वो कितना इस्तेमाल हुआ है? 24%, राइट? क्या ये एक डेवलप कंट्री की निशानी है? क्या ये एक वेलफेयर स्टेट की निशानी है कि वो पैसा जो कि आवाम की भलाई में इस्तेमाल हो रहा है उसमें सिर्फ आपने 24% इस्तेमाल किया है, जबकि तनख्वाहें आपकी कैबिनेट की 200% आपने बढ़ा दी है, आपके लेजिस्लेटर्स की आपने 200-250% बढ़ा दी। ये प्रायोरिटीज है मुल्क की, ये प्रायोरिटीज है शहबाज शरीफ की हुकूमत की। ठीक है। we need to look deeper into these things। सही। जुनैद अकबर साहब का इस्तीफ़ा वापस हो जाना और फिर कबल शौज़िब साहिबा जो अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ हमने देखा कि एक वीडियो भी उनकी मंजर आम पर आई है, तनकीद कर रही हैं। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? जुनैद साहब का इस्तीफा जो है वो खान साहब ने उन पर छोड़ा है कि अगर आप दोनों पोस्ट मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल मैनेज करें। और मेरी बात हुई थी जुनैद साहब से, उन्होंने कहा है कि अब मैं इन हालात में इस्तीफा जो है वो नहीं दे रहा। जहां तक कमल शौज़िब साहब का बस सवाल है, मैं उसको पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा भाई। उसको हम अपने इंटरनल फोरम के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।